हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीसीएल 2021 के ईयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 21 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 में हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 20 है। ठीक है, इसके बाद एक सेट और बचा हुआ 21, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आज आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग हैं जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में प्रश्न पढ़ते भी हैं, क्योंकि इसके बाद मैं जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा वो एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस 2023 के और एसएससी एमटीएस 2022 की होगी। ठीक है, तो उसके अंदर प्रश्न मैं बाइलिंगुअल रखूं या फिर हिंदी मीडियम में रखूं, ये मैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही डिसाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है आप आज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि और बाद में जो है 50% की कमी, उससे जो है कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। देखिए पिछले वीडियो में हमने इस टाइप का प्रश्न बनाया था, सेम प्रश्न बनाया था, उसमें हमने सक्सेसिव कैलकुलेट किया था, तो 50% का लॉस 25% का लॉस जो है ये हमारे पास आया था। ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर x% का अगर आपको बताया गया है इंक्रीमेंट और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया x% का यहाँ पर जो है डिक्रीज आपको बताया गया। ठीक है, कमी बताई गई, तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं x² डिवाइडेड बाय 100। इसमें x की जगह आपको यहाँ पर 50 बताया गया, 50 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 2500 के अंदर 100 का डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास आएगा 25% आएगा। और ये जो है इसमें हमेशा जो है यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसमें देखिए एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी जो है किसी दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है। तो सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है ये मीटर में आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं ये इधर की साइड जो है ये दीवार है और यहाँ पर जो है ये सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई आपको बताएगी 18 मीटर और यहाँ पर दीवार से जो है इसकी दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। और दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण आपको बताएगा 30 डिग्री है और यहाँ पर ये पता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 37 डिग्री का मान अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो x/18 हो जाएगा। 37 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 18/2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 9 मीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यानी कि सीढ़ी जो है दीवार से 9 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। इसमें देखिए राज्य बी और डी में जो है कुल मिलाकर कितने युवा बेरोजगार है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बी में अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका डिफरेंस देखिए, भाई युवा और रोजगारशुदा युवा आपको दे रखे हैं, इनका डिफरेंस देखिए यहाँ पर 1 लाख जो है युवा बेरोजगार हैं। डी में अगर यहाँ पर देखें तो 10 और 7.5 का डिफरेंस देखिए 2.5, यानी कि 2.5 लाख यहाँ पर युवा बेरोजगार हैं। तो अगर आप इनका टोटल कर दें 2.5 में 1 ऐड करा दें तो टोटल कितने हुए, 3.5 लाख जो है युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आपको इनका डिफरेंस देखना और यहाँ पर इनका डिफरेंस देखना और ऐड करा देना और कुछ नहीं करना। अब इसमें देख लीजिए 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से जो है 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना। आपको पता है 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। ठीक है, और ब्याज हमारा जो है 8 महीने से कंपाउंडेड हो रहा है, तो जब आप इसमें 8 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, यानी कि 3 आएगा। तो हमारा ब्याज जो है वो 3 बार कंपाउंडेड होगा। और यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, ये आपको यहाँ पर वार्षिक दे रखी है, यानी कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये आपको पता है। तो 12 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है ये 12% दी गई है। तो 8 महीने में कितनी हो जाएगी, 8%। 12 महीने में 12% तो 8 महीने में 8%, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है, यानी कि 25 पर यहाँ पर जो है 2 का ब्याज मिलेगा। तो 25 पर 2 का ब्याज मिलेगा, इसका मतलब हमारे पास 25 की राशि जो है ये 27 हो चुकी होगी। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है आप 3 वर्ष के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से आप कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि ब्याज हमारा 3 बार कंपाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 का क्यूब 15,625 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 27 का क्यूब अगर याद है तब तो ठीक है, 32 तक के क्यूब याद है तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। 27 का क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर इंटू में 27 लिख सकते हैं। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, और इसको गुणा कर देना है 27 से। अगर 27 का टेबल याद है तब तो आप यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करा देंगे, नहीं तो आप 3 से गुणा कराएंगे फिर 9 से गुणा कराएंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको गुणा करा देता हूँ। 27 नमा 200
43 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 24, 27 दूनी का 54 हो जाएगा और यहाँ पर 24 ऐड करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, हासिल आएगी 7, 27 पंचे 135 हो जाएगा और 27 सिक्के 162, 27 सत्ते 189 और ये 7 ऐड करेंगे तो ये 196 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 19,683 आपके पास जो है ये इसका 27 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देख लेंगे यहाँ पर ये जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, 13 में से 5 चला गया 8 बच गया, 7 में से 2 चला गया बच गया 5 और ये 0 बच गया और यहाँ पर ये 4 बच जाएगा, यानी कि इतने का ब्याज मिल रहा है। जबकि आपको यहाँ पर प्रश्न में जो है प्रिंसिपल बताया गया, मूलधन जो है वो बताया गया कितना 62,500। तो जब आप यहाँ पर 25 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 25 बार कट जाएगा, 25 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 100 बार कट जाएगा, तो 25 100 के 100 यानी कि 4 गुना ये डेटा दे रखा है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI जो है ये भी हमारे पास 4,058 ना होकर 4 गुना हो जाएगा। तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, 23 और यहाँ पर 4 चौके 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना है, 65 है और AB बराबर 8 है, तो इसका मान कैलकुलेट करना। भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, A बराबर देखिए अगर आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है A बराबर 8 और B बराबर 1, देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे तो 65 बन रहा है, 8 इंटू में 1 यानी कि बराबर 8 बन रहा है। तो समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 63, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम था, अदरवाइज़ आपको ये डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं 2AB और इक्वल टू जो है आपको 65 बताया गया। तो A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू में AB की जगह 8 रखेंगे इक्वल टू 65। तो A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इधर ऐड कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, A प्लस B का मान 9 आ चुका है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, A माइनस B का मान कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A माइनस B की वैल्यू भी आपको चाहिए होगी। आप क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4AB कराएंगे क्योंकि माइनस वाले पर जा रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 8 इसका मान हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 49 49 बच जाएगा, यानी कि 7 आपके पास इसका A माइनस बी का मान आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी इंटू में A प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका मान 7 रखेंगे और इसका मान 9 रखेंगे तो 63 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए A माइनस बी बराबर आ चुका है, A प्लस बी बराबर आ चुका है और दोनों समीकरणों से अगर आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 8 और 1 ही आएंगी। इसमें देख लीजिए 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का रुपये 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपको देखना है 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले। अगर आपको डेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, भैया ये जो लिखा हुआ है ये 450 लिखा हुआ है, इससे कम यहाँ पर देखें तो ये 30 यहाँ पर श्रमिक आपको बताए गए। ठीक है, इसके बाद 650 और उससे अधिक देखने तो 650 और उससे अधिक देखें तो यहाँ पर ये 35 लिखा हुआ, यानी कि 35 श्रमिक। इन दोनों का रेशियो आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 6:7 हो जाएगा। भाई 30 का जो है 35 के साथ रेशियो बताना है तो 6 पंचे 30 7 पंचे 35 आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए ये कैलकुलेशन करनी है, इसमें 500 के 20 एक 25/4 आ जाएगा, गुणा में चेंज करेंगे तो ये 3 दूनी का 6 एक 7/2 आएगा जो कि 2/7 हो जाएगा, वैल्यू पलट जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर 5/12 है और यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करें ये 5/3 दूनी का 6 और एक 7/2 2/7 हो जाएगा और 25 500 के 20 और एक 21 ये 21/4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 21/4 यहाँ पर आएगा तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 दूनी का 12 हो जाएगा और ये माइनस का यहाँ पर 3/16 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 5/8 बनेगा और बट्टे के अंदर ये मैं लिख देता हूँ 5/8 माइनस का 3/16 तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 16 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 में से 3 घटाएंगे 7/16 आपके पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है इस वाले स्टेप को पूरा सोल्व कर दिया, कैलकुलेशन है आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास 7/16 इसका मान आ चुका है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाली ब्रैकेट को, तो यहाँ पर जो है आप ऑफ पहले सोल्व करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इस पूरे स्टेप को एक साथ सोल्व करेंगे और यहाँ पर जो है 7 त्रिका 21 4 25/7
ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको डिवाइड को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो भी कैलकुलेट होगा ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पलट जाएंगे, यानी कि पहले तो 14/5 हो जाएगा। इसको देखिए 36 का 18 और 2 20/3 होगा जो कि वैल्यू पलट जाएगी, तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका मान आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 से कटेगा कितने बार, 5 बार। और यहाँ पर जो है 7 से कटेगा ये 2 बार, 5 दूनी का 10 होगा। और यहाँ पर 10 से ये 0 कट जाएगा, कितना है 3/2। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में अगर आप इसको सोल्व करके लिखे 3 और 1 4/3, तो 3 से 3 कट गया और 2 से यहाँ पर ये 4 कट जाएगा 2, यानी कि इस पूरे स्टेप का मान हमारे पास कितना आया 2 आया। और इस पूरे स्टेप का मान कितना है 7/16 आया। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 7/16, और ये डिवाइड को अगर आप यहाँ पर गुणा में चेंज करें तो ये 2 जो है पलट के बट्टे में आ जाएगा 1/2, यानी कि 7/32 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यदि 9 अंकों वाली संख्या जो है 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान कैलकुलेट करना है। देखिए 72 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 9 और 8 से डिवाइड होगी। अब 8 से डिवाइड होगी तो इसका 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है। अगर पता है तो y का मान आपको 4 डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। कैसे भाई, तीसरा अंक आपके पास यहाँ पर विषम अंक है तो लास्ट के 8 और y को आप यहाँ पर जो है इसको इसमें प्लस का 4 कराएंगे। ठीक है, 8y में, और जो भी आपके पास डेटा आएगा उसको 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे तो 81 में 4 ऐड कराएंगे, 85 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है y की जगह 2 रखेंगे तो 82 में 4 ऐड कराएंगे, 86 भी 8 से डिवाइड नहीं है। 3 रखेंगे तो 87 बनेगा, नहीं है। 4 रखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास 88 बनेगा, और 88 8 से डिवाइड है तो यहाँ पर y का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है। तभी मैं कह रहा था यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग के अंदर सोचेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो ये 5 4 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 7 15 और ये 4 19 में से 18 चला गया, 8 और 1 9 ये कट जाएगा। ठीक है, बच गया कौन x जो है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो x का हमें मिनिमम मान लेना है, और मिनिमम मान यहाँ पर 0 हम रख सकते हैं। भाई 0 9 से डिवाइड हो जाएगा तो x का मान हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू में 4 माइनस का 3 इंटू में यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपके पास 8 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या होगा ये कैलकुलेट करना। आपको पता है छूट CP पर कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर दी जाती है। अगर हम यहाँ पर जो है CP देखिए ये अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसमें देखिए x% अधिक अंकित करता है तो यहाँ पर इसमें x ऐड कर देंगे और परसेंटेज के लिए डिवाइड 100 करेंगे तो ये जो आपके पास यहाँ पर इतना कैलकुलेट होकर आएगा ये आपके पास यहाँ पर क्या आ चुका है मार्क प्राइस आ चुका है। आपको पता है छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है 30% की छूट, ये अपने आप में 100% था तो 30% की छूट दी गई तो 70% इसका विक्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा 4.8% का जो है लॉस होता है, और लॉस हम यहाँ पर CP पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब CP देखिए अपने आप में 100% था, 4.8% का लॉस हो गया तो 100 में से अगर 4.8 घटाएं तो 95.2 बचेगा। और यहाँ पर ये परसेंट इतना परसेंट अगर आप CP का कैलकुलेट कर लें तो ये भी तो विक्रय मूल्य होगा, और यहाँ पर ये इसके आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य हैं। अब इसको सोल्व कर दीजिए, भाई पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 1000 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1000 जो है इस 1000 से कट जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 तिरका 21 हो जाएगा, 7 छिके 42 136 हो जाएगा। CP से CP कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 100 प्लस का x बराबर 136 तो x बराबर 36 आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए, लिख के नहीं देखना पड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं समझाने के लिए जो है थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। x बराबर कितना आ जाएगा 36 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, A और B ने जो है 3:5 के अनुपात में जो है धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद A व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में जो है उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। A ने जो है कितने महीनों के बाद जो है अपना धन वापस लिया था। देखिए अगर हम यहाँ पर मान लें कि A जो है ये 3 यूनिट का पैसा लगाता, मान लेते x महीने के लिए लगाता, और B जो है यहाँ पर 5 यूनिट का पैसा लगाएगा, और यहाँ पर जो है वर्ष के अंत तक यानी कि 12 महीने मान लेते हैं। ठीक है, 12 महीने तक इसने अपना पैसा लगाए रखा B ने।
तो यहाँ पर जो ये रेशियो आएगा ये आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और प्रॉफिट का रेशियो आपको प्रश्न बताएगा 2:5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटेगा 4 आ जाएगा, x बराबर 4 दूनी का 8 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और x हमने जो है ए द्वारा लगाई गई राशि का समय हमने माना था, तो यहाँ पर ए ने जो है 8 महीने तक अपना पैसा लगाए रखा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h होता है, यानी कि h आपको प्रश्न में बताएगी नहीं, तो यहाँ पर h आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पता है पिघलाकर बनाया गया बेलन, तो आयतन जो है इन दोनों का, शंकु का और इन दो गोलों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो शंकु का आयतन तो 1/3πr² होता है। यहाँ पर r आपको 7 बताया गया, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में h भी आपको यहाँ पर जो है शंकु की हाइट 7 बताई गई है, तो इंटू में 7 रख दीजिए प्लस के अंदर। ये देखिए 2 गोले थे तो 2 से गुणा कर देंगे एक गोले के आयतन को। एक गोले का आयतन 4/3 इंटू में पाई r का क्यूब। यहाँ पर r आपको ये भी आपको 7 बताएंगे। अब यहाँ पर 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब को मैं 7 स्क्वायर इंटू में 7 ऐसे करके लिख सकता हूँ। और ये बराबर की साइड जो है इस बेलन के आयतन के बराबर आएगा। बेलन का आयतन πr²h हो गया। यहाँ पर देखिए r यहाँ पर भी आपको कितना बताया गया, 7 बताया गया, तो यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में h आपको बताया नहीं गया, तो h यहाँ पर रख देंगे। πr² या h जो है इसका बेलन का आयतन होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा पाई इंटू में 7 स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, और ये बराबर की साइड पे पाई इंटू में 7 स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 7/3 और ये 700 के 28 दूनी का 56, और 56 में 7 ऐड किया तो 63 हो गया, और बट्टे के अंदर 3 और बराबर की साइड h। 63/3 बराबर कितना होता है? 21 होता है। तो यहाँ पर जो है h हाइट आपके पास 21 आ चुकी है। इसका आयतन ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है? 2πr/h होता है। और यहाँ पर जो है 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, r का मान रखेंगे कितना 7, और इंटू में h जो है ये 21 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ये देखिए यूनिट डिजिट आपको 4 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 924 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए x प्लस x इनवर्स आपको कैलकुलेट करके बताना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x प्लस x इनवर्स को 1/x लिख सकते हैं, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है। इसमें अगर आप इसको इस साइड भेजते हैं तो x की पावर 4 और प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 79x² आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को जो है बोथ साइड हम x² से डिवाइड कर रहे हैं। x² से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x² से यहाँ पर ये डिवाइड होगा, x² बच गया, प्लस यहाँ पर 1/x² इक्वल टू ये 79 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड जो है प्लस का 2 कराएंगे, प्लस का 2 कराएंगे तो यहाँ पर जो है ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और हमें इसी का मान कैलकुलेट करना था, आंसर लगा दीजिए। मार्च के महीने में जो है दिलीप ने जो है प्रतिदिन जो है औसतन 501 की कमाई की। पहले 18 दिनों में उसकी औसत कमाई आपको बताई गई 495 थी, और बाद के 15 दिनों में जो है उसकी औसत कमाई आपको बताएगा 505 थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से जो है 50 अधिक कमाया। 18 मार्च को उसने कितना कमाया? तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है आप टोटल डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए कितने का है। भाई यहाँ पर देखिए एवरेज आपको बताया गया, मार्च महीने में 31 दिन थे, और यहाँ पर इनका एवरेज आपको बताया गया कितना 501। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास टोटल डेविएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेविएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए एवरेज जो है यहाँ पर देख लीजिए कितने से कम हो रहा है, 6 से कम हो रहा है। पहले 501 था, अब 495 हो गया, यानी कि 6 की कमी हुई है। कितने दिनों में? 18 दिनों में, तो गुणा 18 कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 15 दिनों का एवरेज जो है आपको बताएगा 505। यहाँ पर एवरेज 4 से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 4 से बढ़ा है, तो प्लस का 4, और कितने दिनों का बढ़ा? 15 दिनों का, तो 15 चौके 60 और 18 छिके 108 माइनस का होगा, तो माइनस का 48 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि टोटल डेविएशन कितना आया? 48 आया, 48 आया माइनस का। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप 70वें और 18वें दिन का टोटल कैलकुलेट करें, 70वें और 18वें दिन का टोटल कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए 70वें और 18वें दिन की अगर कमाई 501 और 501 होती तो 2 गुना में 501 ये आपके पास यहाँ पर टोटल कमाई होती। इसमें से आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जो डेविएशन आया था वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1002 माइनस का 48 करेंगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपके पास यहाँ पर 954 हो जाएगा और 954 बच गया। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो है 18 मार्च को जो है 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 अधिक। अगर हम 17 मार्च को अर्जित की गई राशि x मान लें, ठीक है, अर्जित की गई कमाई x मान लें तो 18 मार्च की कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास x प्लस का 50 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये x और इसका मान यहाँ पर x प्लस का 50, तो ये बराबर हमारे पास इन दोनों का योग जो है बराबर 954 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 50 इधर की साइड आकर 954 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? ये आपके पास 904 बच जाएगा और x इक्वल टू इसका आधा करेंगे 452 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 452 x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपको 18 मार्च को उसने कितना कमाई ये कैलकुलेट करना था, तो x का मान यहाँ पर 452 रखेंगे और इसमें प्लस का कर दें 50 तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 502 आ जाएगा और ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। आप इसमें बेसिक मेथड भी लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें इन सभी से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो उससे वो संख्या डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर इनका एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम जो है 12 दूनी 48 आपके पास यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। इनका एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया। आपको क्या करना है, 400 और 500 के बीच संख्याएं देखनी है। तो 400 हो गई और ये 500, इसके बीच हमें ये संख्याएं देखनी है, ठीक है। तो 48 से अगर हम यहाँ पर 48 का मल्टीपल देखें, 48 का मल्टीपल हम यहाँ पर लेंगे तो 48 का देखिए 8 गुणा करेंगे तो ये तो 400 से कम रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 48 के बाद अगर हम 48 का 9 गुणा करें, 48 का 9 गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 चौके 36 और 360, 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 432 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या तो हमारे पास ये आ चुकी है। इसके बाद अगर संख्या की बात करें तो ये इसका 10 गुणा 48 का अगर हम 10 गुणा कर दें तो ये हमारे पास 480। लेकिन अगर आप इसके बाद अगर 448 का 11 गुणा करेंगे तो वो हम 500 से ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये दो संख्याएँ हैं, हमें इन दोनों का टोटल करके बताना है। तो इन दोनों का टोटल देख लीजिए 800 और 112 यानी कि 912 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% और ई में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर पहले पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना है, ई में देखना है, ई में महिला कर्मचारी। तो अगर देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया भी था कि केंद्र पर यहाँ पर जो कोण बनता है ये पूरा 360 डिग्री का बनता है और यहाँ पर कुल संख्या आपको बताएगा कितनी 2400। यही सेम डेटा था, 360 डिग्री बराबर 2400 दिया गया था। हमने क्या किया था, 2400 में 360 डिग्री का डिवाइड किया था तो 20/3 गुना ये डेटा दे रखा है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको क्या देखना, ई में देखना और ई में महिला कर्मचारी देखनी है आपको, ठीक है। तो ई में अगर आप यहाँ पर देखें तो 72 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 72 डिग्री। इसको कर्मचारियों की संख्या में कन्वर्ट करें तो 20/3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको बताई गई महिला कर्मचारी, ई में 40% महिला कर्मचारी हैं, ठीक है। तो इसका आप 40% कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर सी में कैलकुलेट करेंगे। सी में अगर आप यहाँ पर देखें तो 54 डिग्री आपको बताया गया और 54 डिग्री का आप यहाँ पर 20/3 गुणा कैलकुलेट करें तो ये सी में कुल महिला कर्मचारी आपके पास आ चुके हैं। और इसमें आपको जो है सी में महिला कर्मचारी देखनी है तो सी में यहाँ पर पुरुष कर्मचारी आपको 20% बताए गए तो 80% जो है ये महिला कर्मचारी रही होंगी, ठीक है। अब इनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है 20/3 से 20/3 कट जाएगा, 40/100 से ये 2 बार कट जाएगा, 18×4 72 हो जाएगा, 18×3 54 हो जाएगा और 2 से ये कटेगा 4 2 बार कट जाएगा। तो 2:3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
इसमें देखिए केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास आपको बताया गया AB, AB के किसी भी और वृत्त पर जो है दो बिंदु आपको बताए गए C और D इस प्रकार हैं कि ये दो एंगल आपको बताए गए और यहाँ पर इन दोनों एंगलों के मापों में आपको अंतर कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। इसमें जो है एक सर्किल हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको व्यास बताया गया AB है, तो एक व्यास जो है वो हम AB यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको बताया गया कि इस व्यास AB के दोनों ओर कहीं भी आपके पास किधर भी आप ले सकते हैं C और D दो बिंदु आपको बताए गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको A से मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये CAB एंगल आपको बताया कितना 52 डिग्री, ये 52 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर ABD ये वाला एंगल आपको बताएगा, इसको हम इससे मिलाते हैं। तो ये वाला एंगल आपको कितना बताया गया, ये बताएगा 47 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और यहाँ पर जो है इसको इससे मिला देते हैं। आपसे पूछा गया CAD ये पूरा जो एंगल है यहाँ पर CAD जो ये पूरा एंगल है और यहाँ पर CBD ये जो पूरा एंगल यहाँ पर बनेगा, इनका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आप देखिए व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको बता रखा है ये 90 डिग्री, ये आपके पास यहाँ पर 52 142 टोटल हो गया। बच गया कितना, बच गया यहाँ पर 38 डिग्री बच गया, 38 डिग्री बच गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो हमारे पास जो है यहाँ पर तीनों कोणों का योग जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 38 डिग्री आपके पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 और 47 कितना हो जाएगा 137 डिग्री, बच गया कितना 43 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पर एंगल A कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल A हो जाएगा 90 और यहाँ पर जो है 95 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंगल B अगर कैलकुलेट करें तो ये 70 और ये 15 यानी कि 85 डिग्री आपके पास ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको 10 डिग्री का डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, एंगल A में से माइनस करना है एंगल B, यानी कि 95 में से 85 घटाएंगे तो ये बराबर की साइड जो है 10 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक मोबाइल फ़ोन को जो है 59,620 में बेचने पर प्राप्त लाभ आपको बताएगा। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 59,620 में बेचने पर ये सेलिंग प्राइस आपको बताएगा, प्रॉफिट आपको बताएगा। प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस CP पर कैलकुलेट करते हैं और CP जो है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 8.4% का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 108.4% कैलकुलेट कर देंगे किसका, CP का। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य आपको बताया गया 59,620, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1000, यहाँ पर लास्ट में सभी 1000 से मल्टीपल आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। तो 1000 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे कटेगा, ये वाला डेटा इससे कटेगा, तो यहाँ पर या तो 55 आएगा या 45 आएगा या फिर 52 आएगा या फिर यहाँ पर जो है ये 50 आया होगा। तो इसको हम चेक कैसे कराएंगे भाई, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके पास 1084 जो है इसको सबसे पहले 55 से चेक कराएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। इस 55 से आप चेक कराएंगे गुणा करा के, क्या आपके पास यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 500 के 20 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 45 से गुणा कराते तब भी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको दाई के अंक तक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 55 का 4 गुणा 220, 0 आ गया, हासिल आएगी 22, और 55 का 8 गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 यानी कि 440 हो जाएगा। 440 और ये जो है 22 यानी कि 462। यहाँ पर दाई का अंक 2 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पर ये अभी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर इनको भी चेक करेंगे। भाई यहाँ पर 45 की ये आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको 45 से गुणा कराएंगे 45 से, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन क्या दहाई का अंक आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। चेक करते हैं। तो 45 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 180 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 18। और यहाँ पर 45 का अगर 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 360 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो 378 होगा ना। तो 378 यानी कि दाई का अंक 8 आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर
नहीं होगा। इसके बाद 52 की कराते हैं तो यहाँ पर 52 की कराते हैं तो यूनिट डिजिट हमारे पास 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर 50 की कराते हैं तो यूनिट डिजिट तो हमारे पास 0 मिल जाएगा भाई। 50 के अगर हम गुणा कराते हैं इसे 1084 तो यूनिट डिजिट तो हमारे पास 0 मिल जाएगा, लेकिन दाएं का अंक जो है 5 × 40 ये भी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 50 भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर खुद से चेक करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक करा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये 4 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, ये भी 4 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, 4 से डिवाइड करिए, जहाँ तक आप डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करिए और जो भी डेटा आपके पास यहाँ पर आएंगे उसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर इस साइड आपके पास 55 बनेगा और 55 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 55,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर/आवर और 90 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करते हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई आपको बताएगा तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ये हम L मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 230 प्लस का L की कवर होगी और यहाँ पर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस करके आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 की आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस 10 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये आपके पास किलोमीटर/आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो है टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जबकि प्रश्न में टाइम आपको बताया गया इतना 3 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 230 है और प्लस का L इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा में 60 और ये गुणा में 10 और ये गुणा में 5/18 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखिए ये 36 का 18 और ये 36 का 18 यानी कि ये 10 बार कट जाएगा, ये 500 आ जाएगा। 230 अगर आप इधर 500 में से घटाएंगे तो 270 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये तो आपका आसान सा प्रश्न है भाई, ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेक और कोसेक जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर चेंज होते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप इसको देखिए प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी आप इसको कर सकते हैं। कोसेक A बराबर सेक B को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक के अंदर लिखेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस का B ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करा लेंगे एंगल, तो ये आपके पास A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस का B, तो यहाँ पर B इधर आ जाएगा तो A प्लस का B इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और ये आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाया गया, ठीक है। निम्नांकित आकृति में जो है AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है तो BD की लंबाई, एंगल बाई सेक्टर यहाँ पर थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे तो 6 का x-2 के साथ रेशियो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 6 का x-2 के साथ रेशियो बराबर होगा 2x-3 का x के साथ रेशियो, 2x-3 का x के साथ रेशियो। देखिए अगर आप यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे भी तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आप इसको ऑप्शन से चेक कराएंगे। अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कराएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से रखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे, अगर देखिए यहाँ पर हम x बराबर कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर जैसे ही हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो इधर की साइड हमारे पास कितना बनेगा, 6/4 बनेगा, 6/4 और इधर की साइड कितना बनेगा, 6 दूनी का 12 माइनस 3 करेंगे 9 बनेगा, बट्टे के अंदर 6 बनेगा। तो ये हमारे पास 3/2 आ गया और इधर भी 3/2 यानी कि बराबर आ रहा है और आप ऑप्शन नंबर 3 को जो है आप टिक कर देंगे, जबकि आपका ये गलत हो जाएगा। भाई आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, BD की लंबाई आपसे पूछी गई। BD यहाँ पर हमारे पास क्या है, x-2 है, BD हमारे पास क्या है x-2 है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस में x बराबर कितना आ जाएगा, BD प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास ऑप्शन में जो दे रखे हैं ये BD के मान है ना कि x के, ठीक है। तो अगर हमें x चाहिए तो हमें यहाँ पर जो है इन BD के मान में प्लस का 2 कराना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर +2 कराएं, यहाँ पर +2 कराएं और यहाँ पर भी +2 कराएं और यहाँ पर भी +2 कराएं तो ये हमारे पास 7 बनेगा, ये हमारे पास 6 बनेगा और ये हमारे पास 8 बनेगा और ये हमारे पास जो है 11 बनेगा। तो बाकी पर अगर आप चेक कराएंगे तो ये बराबर नहीं बनेगा और आपके पास बराबर बनेगा x बराबर 6 पर। तो यहाँ पर देखिए ये 6 हमें मिल रहा है और आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे। एक टायर में 2 पंक्चर है, पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है
तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर जो है टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ए है एक पंक्चर जो कि यहाँ पर 45 मिनट में टायर को खाली कर सकते हैं, बी पंक्चर है जो कि यहाँ पर जो है 90 मिनट में खाली कर सकते हैं। इन दोनों का आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये 90 आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, यानी कि दोनों अगर पंक्चर मिलकर खाली करें इस टायर को तो यानी कि 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से खाली करेंगे। टोटल 90 यूनिट का ये टायर है, ठीक है। तो 90 यूनिट की हवा जो है ये दोनों मिलकर निकालेंगे 3 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर जो है 30 मिनट का जो है यहाँ पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देख लीजिए इसका मान आपको कैलकुलेट करना, इसके लिए आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा प्रश्न कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। इसमें अगर आप कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं तो इसमें भी आप टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर साइन स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर फाई, और ये माइनस का 3 साइन फाई, और यहाँ पर ये प्लस का 2, और ये कोस स्क्वायर फाई अगर इधर 1 से गुणा होगा तो बराबर की साइड कोस स्क्वायर फाई आएगा, और कोस स्क्वायर फाई को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ऐसे करके लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर फाई इधर आ जाएगा और एक जो है ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इधर प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर फाई बनेगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 3 साइन फाई है, और यहाँ पर जो है प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये द्विघात समीकरण बन चुके हैं और द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आती होगी, ठीक है। तो ये 2 साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का इसको लिखेंगे 2 साइन फाई, और यहाँ पर माइनस का साइन फाई, और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। 2 साइन फाई आप यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर ये बच जाएगा साइन फाई, और ये माइनस का 1, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो साइन फाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, और साइन फाई माइनस का 1 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में यहाँ पर 2 साइन फाई बच गया, और यहाँ पर जो है इसके जगह माइनस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगी 1, और एक आपके पास आ जाएगा साइन फाई का मान 1/2, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू जो है एक जो है यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जबकि आपको प्रश्न में यह बताया गया है कि फाई जो है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, तो ये हम नहीं लेंगे। और 1/2 आपको पता है 30 डिग्री पर होता है, और 30 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। भाई अगर आप यहाँ पर फाई की जगह 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर भी 30 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पर भी 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2 फाई है तो कोस 60 डिग्री बन जाएगा, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है माइनस का। यहाँ पर साइन 90 डिग्री बनेगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री बनेगा, और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 यहाँ पर बच गया, और प्लस के अंदर ये आपके पास 2√3 और बट्टे के अंदर 3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो बट्टे के अंदर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का ये 4√3 हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है। आंसर यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप इस प्रश्न को बोल सकते हैं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की 2 सीमाएं आपको बताई गई, और व्यास AD जो है आगे बढ़ाए जाने पर AB और CD बिंदु P पर मिलती हैं, ठीक है। और यदि आपको ये एंगल बताए गए तो एंगल DBC का माप आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र आपको प्रश्न में जो है वो बताया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए AD आपको व्यास बताएगा, तो पहले हम यहाँ पर जो है एक व्यास बना लेते हैं AD। आप देखिए किसी भी तरह से बना सकते हैं, आड़ा टेढ़ा तिरछा, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है आपका यहाँ पर डायग्राम जो है ये घूम जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये आपको बताया गया AB जो है ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पर व्यास है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको बताया गया ये जो है AD बताया गया, AD जो है ये आपको व्यास बताया गया, और यहाँ पर जो है CD जो है एक जीवा बताई गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। इसके अलावा AB भी आपको एक AB और ये CD जो है आपको ये 2 जीवाएं बताई गई। एक सेकंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इनको मान लेंगे। ये हमारे पास CD हो जाएगी और ये AB हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए इनको अगर आगे बढ़ाएं, इन दोनों जीवाओं को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको प्रश्न में बताया गया। यहाँ पर जहाँ पर ये काटती हैं वो बिंदु आपको बताया
पी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि डी ए पी ये वाला एंगल आपको 27 डिग्री बताया गया, ठीक है। और ए पी डी ये वाला एंगल आपको बताया गया 35 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया डी बी सी, यानी कि इनको भी आपस में मिलाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर डी को हम बी से भी मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसमें जो है ये ए डी क्या है, ये वृत्त का व्यास है, और व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का, तो इधर की साइड भी 90 डिग्री का बनेगा, और ये 90 डिग्री का और ये 35 डिग्री का, तो टोटल कितना होगा 125 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण कितना बच गया इस त्रिभुज में, 55 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 55 डिग्री है तो यहाँ पर ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है, और 180 डिग्री में से अगर ये 55 डिग्री घटा दें तो ये इधर की साइड जो ये कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर, ये आपके पास 125 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 125 डिग्री का हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डी बी है, ये इस वृत्त की जीवा है, और एक ही जीवा द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 27 डिग्री है, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 27 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि डी बी सी का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से एंगल डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, भी इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग हम माइनस कर देंगे, 27 प्लस का 125, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 180 में से हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 152 डिग्री। तो 152 डिग्री अगर इसमें से घटा दें तो 28 डिग्री का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको कैलकुलेट करना है, और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए डेटा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं जो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया वो बोल के बता दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए स्कूल डी में जो है लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत, तो डी में अगर आप यहाँ पर देखें स्कूल डी में, तो ये जो लिखा हुआ है ये 1:2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1:2। अगर यहाँ पर टोटल करें तो टोटल 3 यूनिट है, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या देखनी तो लड़कियाँ 1 यूनिट है टोटल कितने में से, 3 में से, तो 1 यूनिट लड़कियाँ हैं टोटल 3 में से। और यहाँ पर अगर आप डी में देखेंगे तो डी का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है 18% लिखा हुआ, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसमें जो है ये 18% लिखा हुआ है, ये डी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्कूल बी में देखेंगे तो स्कूल बी में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2:5 लिखा, ये सॉरी 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 में से यहाँ पर लड़के आप देखने, लड़कों की संख्या देखनी है तो 3 यूनिट यहाँ पर लड़के 5 में से, ठीक है। गुणा यहाँ पर करेंगे बी में, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 15% लिखा हुआ है, तो ये 15% से आप इसको गुणा कराएंगे। ये बी का डेटा है, बी में लड़कों की संख्या है, तो ये 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9% आपके पास ये आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर इससे कितना कम है, 3 कम आपको दिखाई पड़ रहा है। 3 कम है किससे, 9 से गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर ये 1/3 आएगा, और 1/3 के प्रतिशत वैल्यू होते हैं 33 ही 1/3%। लेकिन आपको लगभग में कैलकुलेट करना था, तो आप अप्रोक्सीमेट 33% जो है ऑप्शन नंबर 4 आप टिक कर देंगे। 25वां देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल एबीसी में जो है ए बी और सी से खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं से क्रमशः बिंदु डी ई और एफ पर मिलते हैं, और यहाँ पर ये आपको भुजाएं बताई गई हैं और बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और ये आपको एंगल बताया गया, और इनके समद्विभाजक बिंदु क्यू पर मिलते हैं, तो एंगल ए क्यू बी का माप कैलकुलेट कर देखिए। साथ साथ हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते चलते हैं। ये आपके पास जो है एक ट्रायंगल बताया गया ए बी सी, इसमें जो है आपको यहाँ पर ए डी और बी ई और सी एफ ये जो है परपेंडिकुलर आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए डी, इसी तरह से ये हो जाएगा बी ई, और ये हो जाएगा हमारे पास सी एफ, ए डी बी ई और ये सी एफ, और ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु आपको बताया गया पी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें ये आपको ई पी डी ये वाला कोण आपको बताया कितना 110 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ये लंबवत काटते हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने के कोण 180 डिग्री के बन रहे हैं, यहाँ पर भी आमने सामने के कोण 180 डिग्री के बने, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण कितना बच गया, 70 डिग्री का बच गया। ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में बोला गया है कि एंगल बी और एंगल
ए के समद्विभाजक जो हैं, कोण समद्विभाजक जो हैं, वो परस्पर बिंदु क्यू पर मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इनको मान लेते हैं। ये जो है परस्पर आपको बताया गया है क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ये कोण ए को समद्विभाजित करता है और यहाँ पर जो है ये कोण बी को समद्विभाजित करता है। अगर आप यहाँ पर इस ए क्यू बी ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एंगल a/2, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एंगल b/2। तो एंगल a/2 और प्लस एंगल b/2 और प्लस का ये वाला एंगल AQB प्लस कर दें एंगल AQB, तो बराबर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल A प्लस का एंगल B और ये प्लस का एंगल AQB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A प्लस B आपको ये देखिए डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको देखिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। त्रिभुज के पूरे त्रिभुज के अंदर देखें तो ये वाला कोण आपको कितना बताएगा, 70 डिग्री बताएगा, ठीक है। ये 70 डिग्री है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब आप यहाँ पर एंगल सी का मान रखेंगे 70 डिग्री तो 70 डिग्री इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस का एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यही मान मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख सकता था लेकिन आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। ये 110 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, एंगल AQB और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 55 आएगा और 55 इधर माइनस कर देंगे तो एंगल AQB बराबर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। और ये आपसे प्रश्न में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।